नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत भाषा एवं इसके शिक्षण विधियों संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न विगत सीटेट और अन्य टाटा एग्जामों के अंतर्गत पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक रिविजन का अवसर मिलेगा और प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर किस प्रकार के प्रश्न हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गीत नाट्य पद्धति भवती। तो गीत नाट्य पद्धति जो है वो किसके लिए होती है? गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे या फिर रचना शिक्षणे। तो गीत नाट्य पद्धति जो होती है ये होती है पद्य शिक्षण। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ ग्रहणार्थ सर्वाधिक उपयुक्त पठनम भवति। तो कहने का मतलब है कि जब हम अर्थ ग्रहण करके कोई भी पठन करते हैं तो वो पठन सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कब? चित्र पठनम, शब्द पठनम, सस्वर पठनम या मौन पठनम। तो जब हम अर्थ ग्रहण करके पठन करते हैं तो निश्चित वहाँ पर वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है मौन पठनम, क्योंकि जब हम मौन होकर ही किसी चीज़ को पढ़ेंगे और उसका अर्थ हम आसानी से ग्रहण करेंगे। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण से प्रमुख अंग अस्ति। तो पद्य शिक्षण का यहाँ पर प्रमुख अंग है भावबोध, शब्दार्थ बोधा और सरलार्थ बोधा, और डी है पठन बोधा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग जो है वो है भाव बोधा। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अव्यवकृति इति कस्य शिक्षण विधि। तो अव्यवकृति जो है ये किसके शिक्षण विधि है? व्याकरणस्य या फिर आख्यायिकाया। ऑप्शन सी है रूपकस्य और डी है काव्यस्य। तो यहाँ पर अव्यवकृति जो है ये शिक्षण विधि होती है व्याकरण की। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर उत्तर, व्याकरणस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीन शिक्षण पद्धतियां व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मान्यते। जो नवीन शिक्षण पद्धति है इसके अंदर व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानते हैं किसको? पारायणम, बी है सूत्र कंठस्थीकरणम, सी है आगमन निगमनम और डी है अर्थावबोधनम। तो यहाँ पर हम जो नवीन शिक्षण पद्धति है इसके अंदर व्याकरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त विधि है वो मानी जाती है आगमन निगमन विधि। ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदर्श वाचन से प्रयोजन मस्ती। तो आदर्श वाचन जो होता है इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है श्रुत लेखनम, बी है उच्चारण शिक्षणम, सी है त्रुटि संशोधनम और डी है काठिन्य निवारणम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आदर्श वाचन होता है उसका उद्देश्य, इसका प्रयोजन जो होता है वो होता है उच्चारण शिक्षणम, क्योंकि आदर्श वाचन के माध्यम से बच्चे जो हैं वो उच्चारण करते हैं। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए, निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपः नास्ति। तो निम्नलिखित में से जो अनुवाद रूप नहीं है वो हमें देखना है अक्षरशः अनुवादा या संग्रथानुवादा और सी है छायानुवादा, डी है तथ्यानुवादा। तो इनमें जो अनुवादस्य रूप रूप नहीं है वो होगा ऑप्शन बी, संग्रंथानुवादा। ऑप्शन बी। चलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखितेषु पठन शिक्षणस्य विधि का नास्ति। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से जो पठन शिक्षण की विधि नहीं है वो हमें देखना है। चित्र विधि, वर्णोच्चारण विधि, अनुकरण विधि और डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए पठन शिक्षण विधि का नास्ति, पठन शिक्षण की जो विधि नहीं होगी वो होगी ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तर विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण से पर्यायो अस्ति। तो व्याकरण का जो पर्यायवाची शब्द होगा या पर्यायवाची शब्द यहाँ पर है राष्ट्रानुशासनम, बी है शब्दानुशासनम, सी है मानवानुशासनम और डी है सैनिकानुशासनम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्दानुशासनम। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट लेखन कौशलस्य घटका नास्ति। यहाँ पर श्यामपट्ट लेखन का कौशल का जो घटक नहीं है वो हमें देखना है
वो कौशल जो श्यामपट्ट लेखन का घटक नहीं है। ऑप्शन है शब्दानां मध्ये समुचितम स्थानम, बी है पंक्तिनां मध्ये समुचित स्थानम, सी है अक्षराणां उपयुक्त आकारा और डी है रुचिकरा युक्तिनां प्रयोगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द के मध्य में एक समुचित स्थान होना चाहिए जब हम लिखते हैं, पंक्ति के मध्य में समुचित स्थान होना चाहिए, अक्षरों का उपयुक्त आकार होना चाहिए और ये तीनों ही विकल्प जो हैं ये श्यामपट्ट लेखन के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम श्यामपट्ट पर जो अपनी लेखनी प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ऑप्शन डी जो है ये श्यामपट्ट लेखन कौशल का यहाँ पर घटक नहीं है, रुचिकर युक्तिना प्रयोगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषाया कौशलानि सन्ति, भाषा के जो कौशल हैं वो उनके प्रकार हैं। त्रीणि चत्वारि दशा चतुर्दशा, तो भाषा के कौशल जो है वो कितने हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषा के जो कौशल होते हैं वो 4 होते हैं, और जिसे हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कहते हैं, और इन्हें हम श्रवणम भाषणम, पठनम और लेखनम, ये 4 होते हैं। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा चत्वारि 4। संस्कृत भाषाया कथिता देशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा जो है कथिता देशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, कहने का मतलब है कि जो संस्कृत भाषा होती है उसके अंदर जो हम कथा या कहानी का प्रयोग करते हैं, ये कार्य करते हैं सुनाने का बच्चों को, तो ये कार्य जो है किसका विकास इसके माध्यम से बच्चों के अंदर होता है, ये जो कार्य होता है तो इसका संपादन बच्चों में क्या विकास करता है। भाषण कौशलस्य, व्याकरण दक्षता, लेखन कौशलस्य या श्रवण कौशलस्य, तो निश्चित ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे जब हैं कविता, कहानी, जो भी कुछ हम मान लें, तो यहाँ पर कथा लिखा है, कथा मतलब कहानी होता है, तो यहाँ पर बच्चों के अंदर क्या विकसित होता है, तो बच्चों के अंदर जो श्रवण कौशलस्य होता है वो विकसित होता है इससे, तो ऑप्शन डी बन जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिक महत्व दिएत, तो किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है? श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठन कौशले, लेखन कौशले, तो निश्चित ही यहाँ पर वर्तनी को हम सर्वाधिक महत्व देते हैं लेखन कौशल के अंदर, तो लेखन कौशले हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मका भवति, तो किस कौशल के अंदर अंतिम प्रश्न जो है समस्यात्मक होता है? प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, प्रदर्शन कौशले या श्यामपट्ट लेखन कौशले, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रस्तावना कौशले जो होता है उसका अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषयक विधि नास्ति, तो निम्नलिखित जो यहाँ पर लेखन कौशल है इनमें अभिवृद्धि के लिए जो सहायक विधि नहीं है वो कौन सी है? तो रूपरेखा अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, ध्वनि साम्य विधि या स्वतंत्र अनुकरण विधि, तो यहाँ पर लेखन कौशल में अभिवृद्धि के लिए जो विधि नहीं होगी वो होगी ऑप्शन बी मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलानां सोपानां क्रम अस्ति, तो भाषा के जो कौशल होते हैं उनके क्रम किस प्रकार से होते हैं? तो श्रवण, भाषणम, लेखनम, पठनम, या फिर बी है श्रवणम, लेखनम, पठनम, भाषणम, तो हमने देखा कि जो भाषा के कौशल होते हैं वो एक क्रम से ही होना चाहिए, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आता है, तो श्रवणम, भाषणम, पठन और लेखनम, ऑप्शन सी जो है ये उसी क्रम में है, तो ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्राणां बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थ शिक्षकाणां कृति का मार्ग उत्तम, छात्रों के जो ज्ञान है बहुविध ज्ञान कौशल का विकास करने के लिए शिक्षक के लिए कौन सा मार्ग यहाँ पर उत्तम होगा? तो ऑप्शन है इसके इस प्रकार से, पठन निर्देशनार्थ छात्रेभ्यः केचन प्रश्न दात्वा, और बी है पाठ अवबोधनार्थ छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थान स्मरेयुः, सी है छात्रा पाठ्यांशम अधिकृत स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थ प्रेरित्वा, डी है छात्राणां कृते अवबोधनात्मक कार्यथम अवसरा दत्त्वा, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, छात्रा पाठ्यांशम अधिकृत्वा स्वयं नूतन चिंतनशीलम प्रश्नानां निर्माणार्थ प्रेरित्वा, कहने का मतलब है कि छात्रों के अंदर जो बहुविधा ज्ञान कौशल है उसको विकसित करने के लिए शिक्षक को बच्चों को कुछ ऐसे पाठ के अंश देना चाहिए जिससे बच्चे स्वयं ही नूतन मतलब कि नया चिंतनशील प्रश्न के निर्माण कर सकें और उनको उनके निर्माण के लिए प्रेरित भी करना चाहिए।
तो ऑप्शन सी बन जाएगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषण कौशलस्य मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। तो भाषण कौशल के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है संभाषणम, निरंतर श्रवणम, संवाद लेखनम या भावानुगुणम, पाठ्यवस्तुना विश्लेषणम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए संभाषणम जरूरी है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्सकस्य मुख्य संबंध भवति। सर्सक का जो मुख्य संबंध होता है वो किससे होता है? पाठस्य मुक्त सूक्तियां संपूर्ण पाठेन, या फिर सी है मुख्य पात्रस्य कथनेन, और डी है पाठस्य मुख्य अंशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्सक का जो होता है उसका मुख्य संबंध जो होता है वो होता है ऑप्शन बी, संपूर्ण पाठेन। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित कक्षा इत्येन का अभिप्राय। मतलब जो छात्र केंद्रित कक्षा होती है इसका अभिप्राय क्या है? अध्यापकस्य निर्देशा अंतर्गत केचन छात्रा एवं अन्य छात्रान पठन्ति। अध्यापक के निर्देश के अनुसार निर्देशन में छात्र और अन्य छात्रा पढ़ते हैं। बी है यहाँ पर सक्रिय छात्र निश्चित अध्यापक अध्यापिका, और सी है विभिन्न गतिविधि व छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, और डी है छात्र कक्षा या केंद्र उपविशन्ति। तो यहाँ पर छात्र केंद्रित कक्षा इसका अभिप्राय होगा कि विभिन्न गतिविधियाँ छात्र के पठन पाठन प्रक्रिया के अंतर्गत इस्तेमाल हो, वो छात्र केंद्रित कक्षा है। इसका अभिप्राय ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखिताभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या जीवनी लेखन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लिखित अभिव्यक्ति होती है वो किसमें नहीं होती है, उसकी आवश्यकता किसमें नहीं होती है। कहने का मतलब ये है हमारा पत्र लेखन में, निबंध लेखन, वाद विवाद या फिर जीवनी लेखन। तो हम देखते हैं कि वाद विवाद जो होता है ये सीधे किया जाता है, इसमें लेखन या लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी हम पत्र लेखन, निबंध लेखन और जीवनी लेखन की बात करें तो यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति जो होती है वो इसमें देखने को हमें मिलती है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा। चलिए दोस्तों, ये था आज के हमारे संस्कृत भाषा शिक्षण विधियों से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ में समय तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।